Dear student, Radhe Radhe. Welcome in my YouTube channel Education with Kareena. Today's topic is पुष्पी बातों में लैंगिक प्रजनन. If you like this video, then like, share and subscribe it. एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. नाउ आज हम पढ़ेंगे हिंदी मीडियम की क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन. पादपों के अंदर लैंगिक प्रजनन पुष्प के अंदर होता है. पुष्प के अंदर आपको मादा जनन अंग और नर जनन अंग देखने को मिलेंगे. मादा जनन अंग को स्त्री केशर कहते हैं और पुरुष नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं. पुष्प के सबसे बाह्यतम जो परत होती है, जो लेयर होती है, उसको बाह्य दलपुंज कहते हैं और उसके अंदर दलपुंज होता है. और स्त्री केशर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय. और पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, जिसको परागकोश और वो एक नीचे एक तंतु से जुड़ा हुआ होता है जिसको तंतु कहते हैं. ठीक है, तो पुंकेसर 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, परागकोश और तंतु. और स्त्री केशर 3 भागों से मिलकर बना हुआ था जिसका नाम है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय. ये तीनों ही संरचनाएं मिल करके एक स्त्री केशर मादा जनन अंग का निर्माण करते हैं. और पादप के अंदर पुंकेसर का निर्माण परागकोश और तंतु से होता है. और ये जो स्त्री केशर और पुंकेसर होते हैं वो पादप के सहायक अंग होते हैं, मुख्य सहायक अंग. ठीक है, और ये जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं ये सहायक अंग होते हैं. अगर अब हम पुष्पीय पादपों के अंदर जनन की प्रक्रिया को देखें तो प्रजनन की प्रक्रिया पैतृक कोशिकाओं के अंदर जनन लैंगिक जनन होता है जिससे संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है. तो प्रजनन की प्रक्रिया सभी जीवित जीवों के अंदर पाई जाती है. इस प्रक्रिया के अंदर जो पैतृक कोशिकाएं होती है जो उनके अंदर जनन से संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है. और जनन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन. तो आज हम पढ़ने वाले पादपों के अंदर लैंगिक जनन की प्रक्रिया. तो देखें तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंदर पादपों के अंदर पुष्प के अंदर होता है. और पुष्प के अंदर क्या होता है, मादा जनन अंग और नर जनन अंग होते हैं. और ये जो पुंकेसर और स्त्री केशर होते हैं इनके अंदर क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है और युग्मकों का संलयन होता है जिसके कारण आनुवंशिक विभिन्नताएं आ जाती है. और इसी कारण से इन्हीं विभिन्नताओं का कारण होता है समजात गुणसूत्रों के बीच में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया. तो लैंगिक जनन की क्रिया के बाद में उनके उत्पन्न होने वाली संततियों के अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती है. लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर उत्पन्न होने वाली संततियों में अपन को विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उनके अंदर न तो युग्मकों का निर्माण होता है, न युग्मकों का संलयन होता है और न क्रॉसिंग ओवर होता है. इस कारण से उनके अंदर विभिन्नताएं नहीं आती हैं. और उनके जो संततियाँ होती है वो क्लोन कहलाती है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं. तो जस्ट सेम लाइक एज अ पेरेंट, इस कारण से उनको क्लोन कहा जाता है. अब देखेंगे कि जो पुष्प होते हैं उस पुष्प कहाँ से बना हुआ होता है. तो प्लांट के अंदर नीचे जड़ वाला होता है उसको मूलांकुर कहते हैं और ऊपर वाला होता है उसको प्रांकुल कहते हैं या प्ररहोशीर्ष कहते हैं. तो जो पुष्प होता है वो पादप के प्ररहोशीर्ष का रूपांतरित भाग होता है. और पुष्प होता है वो एंजियोस्पर्म पादपों में जनन का भाग होता है. सभी एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो पुष्प होता है वो एक जननशील भाग होता है. पुष्प चक्र के अंदर देखें तो 2 चक्र को देखने को मिलते हैं. एक होता है मुख्य जनन अंग. जो मुख्य जनन अंग होते हैं वो स्त्री केशर और पुंकेसर होते हैं. तो अपन पुंकेसर को पुमंग भी कहते हैं और स्त्री केशर को जायांग भी कहते हैं. तो ये टर्म याद रखना, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो जो मुख्य जनन अंग होते हैं वो पुमंग और जायांग होते हैं. पुमंग को पुंकेसर भी कहते हैं और जायांग को स्त्री केशर कहते हैं. और सहायक जनन अंग होते हैं वो होते हैं उनके बाह्यतम चक्र, जहाँ से मक्खियाँ जो बीज होती है वो अट्रैक्ट होती है पोलन ग्रेन को शक करने के लिए. तो उसको बोलते हैं दलपुंज और बाह्य दलपुंज, जो कि कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट्स के फ्लावर के अंदर. तो ये मुख्य हो गए पादप चक्र के नाम. ठीक है, पुंकेसर, स्त्री केशर, बाह्य दलपुंज और दलपुंज. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो पुंकेसर होता है उसके अंदर किस प्रकार से पराग कणों का निर्माण होता है. पुंकेसर के अंदर जो क्रियात्मक इकाई होती है उसकी जो संरचना वो होती है परागकोश. और इस परागकोश के अंदर होते हैं लघु बीजाणुधानियाँ. तो अपन देखते हैं कि पुंकेसर या
पुमंग, ठीक है, ये उमंग गलत हो गया, पुमंग है। पुमंग या पुंकेसर मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना हुआ होता है, परागकोश और तंतु। और यह परागकोश होता है, उसके अंदर 4 लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती है और ये चारों लघु बीजाणुधानियाँ होती है। इन चारों के अंदर माइक्रोस्पोर, जिसको लघु बीजाणु या परागकण कहते हैं, इनका निर्माण होता है। तो एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियाँ, उन चारों ही लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकण का निर्माण होता है। ये जो परागकोश होता है यह द्विपाली या द्विकोष्ठकीय या चतुष्टय होती है, चतुष्कोणीय होती है, ठीक है। उसके अंदर 2 पालियाँ होती है और 4-4 छोटे छोटे लघु बीजाणुधानियाँ होती है। अब देखते हैं, ये है इसका चित्र। ये जो अनुप्रस्थ काट है परागकोश का, जिसके अंदर अपन को 4 लघु बीजाणुधानियाँ देखने को मिलती है। इन चारों ही लघु बीजाणुधानियों के अंदर ये लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है और ये यहाँ से बस्ट हो जाती है उसकी लेयर, और परागकोश में जो ये 4 लघु बीजाणुधानियाँ यहाँ से बस्ट होने के बाद ये लेयर बाहर आ जाती है, परागकण। अगर अपन देखें कि परागकोश के ऊपर 4 लेयर होती है, आवरण होता है, इन चारों लेयर के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी 4 लेयर्स होती है परागकोश के चारों ओर। तो देखते हैं कि परागकोश का जो आवरण होता है वो 4 प्रकार का आवरण होता है। जो पहला आवरण होता है उसको अपन एपिडर्मिस कहते हैं। मुख्यतः 4 भागों में आवरण है, 4 प्रकार के आवरण होते हैं, जिसमें पहला होता है एपिडर्मिस। और ये जो एपिडर्मिस होता है वो एक एकल कोशिकाओं का बना हुआ लेयर्स होता है, प्रोटेक्टिंग लेयर, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर, सबसे बाहरी। और दूसरा होता है एंडोथीसियम, और तीसरा होता है मिडल लेयर, और चौथा होता है टेपिटम। एंडोथीसियम को अंध स्तर भी कहते हैं और मिडल लेयर को मध्य स्तर भी कहते हैं, ठीक है। तो 4 लेयर होगी, एपिडर्मिस, अंत स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम। एपिडर्मिस होता है सबसे बाहरी परत होती है, जो एकल कोशिकाओं की बनी हुई परत होती है। जो सेकंड होता है अंत स्तर, वह बहुस्तरीय बहुकोशिकीय बना हुआ एक लेयर होता है, जो 1 से 2-3 लेयर में बना हुआ हो सकता है, और उस पर सेल्यूलोज और पेक्टिन का निक्षेपण होता है। मैक्सिममली अल्फा सेल्यूलोज का निक्षेपण होता है एंडोथीसियम पे। और एंडोथीसियम की वह लेयर या वह पॉइंट जहाँ पे अल्फा सेल्यूलोज का डिपोजिशन या निक्षेपण नहीं होता है, तो वहाँ से वो लेयर थोड़ी पतली हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टोमियम। और ये जो स्टोमियम वाली लेयर होती है, यही से जल के अणुओं को अवशोषित करती है एंडोथीसियम की लेयर, तो वहाँ से वो फट जाती है और बस्ट होने के बाद स्टोमियम के फटने से परागकण बाहर आ जाते हैं। और तीसरी लेयर है मिडल लेयर। मिडल लेयर होती है जो टेपिटम के चारों ओर की लेयर होती है, जो कि एंडोथीसियम और टेपिटम के बीच में है।